1974 की एक बेहद सर्द रात दार्जिलिंग और सिक्किम की सरहदों के बीच बसा एक बहुत ही पुराना जर्जर सा सर्किट हाउस। हम्म। और मौसम भी काफी खराब था उस रात, हाँ, राइट? बिल्कुल। बाहर इतना घना कोहरा था कि हाथ को हाथ ना सुझाए दे। और चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे ना, हम्म। वो हवा के झोंकों से ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे जैसे कोई चीख रहा हो। बाप रे, सुनकर ही अजीब लगता है। हाँ, और उस रात उस भयानक सन्नाटे के बीच बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे का मौत से सीधा आमना सामना होता है। अच्छा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम किसी आम भूतिया कहानी पर बात नहीं कर रहे हैं। हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं न्यूज़ मिरर के आचार्य मनोज वासुदेव की एक बेहद रहस्यमयी और बहुत ही डिटेल वाली रिपोर्ट का। राइट, क्योंकि ये सिर्फ एक सस्ता डरावना किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये तो नियति यानी किस्मत, मौत को चकमा देने की घटना और उन चीज़ों का एक पुख्ता रिकॉर्ड है जिन्हें हमारा आधुनिक विज्ञान आसानी से किसी सांचे में फिट नहीं कर पाता। हम बात कर रहे हैं डैनी डेंजोंग की। ओ डैनी सर। हाँ, जिनके साथ उस सर्किट हाउस की कमरा नंबर 4 में कुछ ऐसा घटा जिसने हमेशा के लिए बहुत सारे अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए। और देखिए, मनोज वासुदेव की ये रिपोर्ट इतनी अहम इसलिए भी है क्योंकि ये घटना को केवल एक सुनी सुनाई बात तक सीमित नहीं रखती। सही कहा आपने। इस रिपोर्ट में प्रॉपर्ली पुलिस की फाइल्स का जिक्र है, फिजिकल सबूतों की बात की गई है और प्राचीन पहाड़ी मान्यताओं का एक ऐसा मिलन है जो इस पूरी चर्चा को एक जटिल साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल पहेली बना देता है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में पढ़ते हैं तो ठोस सबूतों की कमी होती है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि बस किसी ने कुछ देखा और बात खत्म। वही तो। लेकिन यहाँ चीजें टूटी हैं, रहस्यमयी निशान मिले हैं और एक पूरी फिल्म यूनिट की जान बाल बाल बची है। इस घटना को इस लायक बनाता है कि इसके हर एक पहलू को डीपली समझा जाए। हाँ, और दोनों नजरियों से, मतलब साइंटिफिक भी और कल्चरल भी। ठीक है, तो इसके हर पहलू को खोल के देखते हैं। इसके लिए हमें उस रात के ठीक बीचों बीच जाना होगा। रात के लगभग 2 बजे का वक्त था, राइट? हाँ, 2 बज रहे थे। डैनी उस सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में अकेले हैं और पूरी फिल्म यूनिट बाहर कड़ाके की ठंड में तंबू गढ़ के सो रही हैं। मतलब वो अकेला इंसान उस पक्की बिल्डिंग में था? बिल्कुल। और बाहर चीखते हुए देवदार के पेड़ों के बीच कमरे में अजीब सा एक बहुत ही भारी सन्नाटा पसरा था। और तभी अचानक मेरा मतलब है अचानक उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए डैनी के कमरे की खिड़की का कांच जोर से चटक जाता है। कड़कड़ाहट की एक भयानक आवाज होती है और रिपोर्ट बताती है कि कांच टूटने के तुरंत बाद डैनी को महसूस होता है कि कमरे का तापमान, जो टेम्परेचर है, वो 0 से भी नीचे गिर गया है। माइनस में चला गया है। हाँ, इतनी ठंड की सांसें जमने लगें। वो घबराकर अपनी टॉर्च चलाते हैं और फर्श पर जो देखते हैं ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। वहाँ पैरों के निशान थे ना? हाँ, पैरों के निशान, गीले और किसी बहुत ही भारी भरकम चीज के। लेकिन सबसे अहम बात, वो निशान पंजे नुमा थे जिसमें नाखून होते हैं और वो खिड़की से शुरू होकर सीधे उनके बिस्तर तक आ रहे थे। देखिए, कांच टूटने की आवाज और अचानक टेम्परेचर का इस तरह गिरना, ये दोनों ऐसे ट्रिगर हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग को तुरंत हाई अलर्ट पर डाल देते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में। बिल्कुल, कोई भी डर जाएगा। लेकिन वो जो पंजों के निशान मिले ना, वो इस पूरी घटना की दिशा ही बदल देते हैं। क्योंकि जब हम भ्रम या किसी साइकोलॉजिकल वहम की बात करते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में हैलुसिनेशन कहा जाता है, तो वो अमूमन इंसान के दिमाग के भीतर चल रही एक प्रोसेस होती है। हाँ, उसका कोई फिजिकल वजूद तो होता नहीं है। वही तो, हैलुसिनेशन का कोई भौतिक वजन या आकार नहीं होता जिसे आप टॉर्च की रोशनी में कांच पर या फर्श पर देख सकें। वो निशान रियल थे। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुक कर लॉजिकल नजरिए से सोचते हैं। हाँ, बोलिए। पहाड़ी इलाका है, घना जंगल भी पास में ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा भालू या कोई और बड़ा जंगली जानवर खाने की तलाश में कांच तोड़कर अंदर आ गया हो? मेरा मतलब है, हम सीधे किसी पैरानॉर्मल चीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक भालू का अंदर आना तो ज्यादा लॉजिकल लगता है ना?
हाँ, और आपको पता है ये सवाल रिपोर्ट में भी उठाया गया था और इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा शुरू में इसी पर फोकस था। अच्छा, तो फिर भालू वाली थ्योरी फेल क्यों हुई? क्योंकि ये थ्योरी कुछ फिजिकल प्रूफ्स के सामने आकर बिल्कुल टिक नहीं पाती। पहली बात, कोई भी जंगली जानवर जब इस तरह कांच तोड़कर अंदर आता है ना, तो वो एक अजीब तरह की अफरा तफरी मचाता है। कमरे में सामान बिखरेगा, तोड़-फोड़ होगी। हाँ, ये तो है। जानवर चुपचाप तो नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर वो निशान किसी भालू या तेंदुए के थे, तो वो बिस्तर तक आकर चुपचाप खड़ा क्यों हो गया? राइट, या तो वो हमला करता। या फिर डर कर भाग जाता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, तापमान का अचानक इस तरह से गिर जाना कि सांसें जमने लगे। ये कोई जानवर तो पैदा नहीं कर सकता। हाँ, जानवर के आने से ठंड तो नहीं बढ़ेगी। वासुदेव की रिपोर्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि वो जो ठंड थी वो नेचुरल नहीं थी। वो एक ऐसा एहसास था जैसे कमरे की सारी एनर्जी को किसी एक जगह खींच लिया गया हो। ओह वाह। विज्ञान में हम इसे कभी-कभी थर्मल डिप्रेशन से जोड़कर देखते हैं, जिसका मतलब है कि जब कोई अज्ञात एनर्जी सोर्स अपने आसपास के वातावरण की गर्मी को बिल्कुल सोख लेता है। तो इसका मतलब है कि टॉर्च की रोशनी में वो जो पंजों के निशान दिख रहे थे, वो किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी चीज के थे जिसका एक फिजिकल अस्तित्व तो था, लेकिन वो हमारे जाने पहचाने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का हिस्सा नहीं थी। सही कहा। ये सोचना ही अपने आप में बहुत डरावना है। गला सूख जाना, बॉडी का बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, ये सब तो स्वाभाविक है। उस वक्त डैनी उठना चाह रहे होंगे, चीखना चाह रहे होंगे, लेकिन रिपोर्ट बताती कि उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। फियर पैरालिसिस। हाँ, और फिर उस खौफनाक सन्नाटे में एक और आवाज गूंजती है, सर सर। सर सर, जैसे कोई कपड़ा। बिल्कुल, एक ऐसी आवाज जैसे कोई बहुत भारी, बहुत ही बड़ा कपड़ा या लबाड़ा जमीन पर रगड़ खा रहा हो। देखिए, साउंड का ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कपड़े के रगड़ने की आवाज ये कंफर्म करती है कि वो चीज ना केवल साइज में बड़ी थी, बल्कि उसका फॉर्म भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। वो बस एक हवा का झोंका या परछाई मात्र नहीं थी, उसमें मटेरियल था। और तभी कमरे के एक अंधेरे कोने में एक धुंधली सी सुनहरी रोशनी पैदा होती है। सुनहरी रोशनी। हाँ, गोल्डन लाइट। और देनी देखते हैं कि वहाँ एक साया खड़ा है, एक ऐसा साया जिसकी लंबाई करीब 7 फीट होगी, और उस साये के चेहरे पर एक अजीब सा, जिसे हम कहते हैं ना, रूहानी नूर था, एक बहुत ही शांत और दिव्य चमक। 7 फीट का साया और रूहानी नूर। लेकिन और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब उनकी नजर उसकी पीठ की तरफ जाती है तो वहाँ 2 विशालकाय पंख दिखाई देते हैं। पंख जैसे किसी एंजल के होते हैं। हाँ, लेकिन इतने बड़े पंख कि वो कमरे की दीवारों को छू रहे थे। और इसीलिए आचार्य मनोज वासुदेव की रिपोर्ट उस साये को एक पैरानॉर्मल एंजल का नाम देती है। वो जो साया था ना, वो कोई आक्रामक हरकत नहीं करता, बल्कि वो बस अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर खामोश रहने का इशारा करता है। इस तरह से। हाँ, बिल्कुल इस तरह। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल, कॉन्ट्रडिक्शन तो है। मेरा मतलब है, एक तरफ खिड़की के कांच के टूटने की वो भयानक आवाज, जमा लेने वाली वो अजीब सी ठंड, और फर्श पर वो डरावने पंजों के निशान जो सीधे उनके बेड की तरफ आ रहे थे। एकदम किसी हॉरर मूवी जैसा। हाँ, माहौल ऐसा है कि किसी की भी जान निकल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस 7 फीट के विशालकाय साये के चेहरे पर एक दिव्य चमक है, एक गहरी शांति है। और जैसे ही वो साया खामोश रहने का इशारा करता है, दानी उस चरम दहशत के बीच, उस एक्सट्रीम फियर के बीच अचानक एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। ये बहुत अजीब है। वही तो, ये कैसे संभव है? इंसानी शरीर का जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, वो तो ऐसे वक्त में एड्रेनलिन का एक ऐसा सैलाब छोड़ता है कि इंसान या तो चीखता है या वहां से भाग खड़ा होता है। सही बात है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हाँ, तो एक 7 फीट का पंखों वाला साया खौफ पैदा करने की बजाय इंसान को ऐसी गहरी नींद और शांति कैसे दे सकता है? मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो इस विरोधाभास को समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। उस साये का मकसद डराना था ही नहीं, उसका मकसद था डैनी को उस कमरे से बाहर निकलने से रोकना। रोकना? लेकिन क्यों? अगर हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, तो डैनी का पहला रिफ्लेक्स, उनका सबसे पहला कदम क्या होता? वो डर के मारे चीखते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ भागते। हाँ, नेचुरल सी बात है, बाहर उनकी यूनिट भी तो थी। बिल्कुल, वो यूनिट के तंबुओं की तरफ भागते।
लेकिन वो जो नींद आई उन्हें, वो जो अचानक आई हुई शांति थी, वो एक तरह के एनेस्थीसिया की तरह काम कर रही थी। ओह, जैसे उन्हें जानबूझकर बेहोश या शांत किया गया हो। एग्जैक्टली एक साइकोलॉजिकल डिफेंस या कह लीजिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। वो पैरानॉर्मल एंजल उन्हें सुलाकर असल में ये सुनिश्चित कर रहा था कि डैनी उस रात उसी कमरे में उसी बिस्तर पर सेफ रहें और गलती से भी बाहर कदम न रखें। वाह, ये एक बहुत ही शानदार नजारिया है। तो वो खामोश रहने का इशारा किसी खतरे की वार्निंग नहीं थी, बल्कि वो उस इंसान को शांत करने का, उन्हें वहीं रोके रखने का एक तरीका था। हाँ, और ये बात तो अगली सुबह की घटना से बिल्कुल साफ हो ही जाती है। वही तो मैं बताने वाला था। अगली सुबह जब सुबह डैनी की आंख खुलती है तो कमरे में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर होटल की लॉबी में पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। अफरा तफरी मची हुई थी। बहुत भारी हाथकंप मचा हुआ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। और ये हड़कंप किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं था। यही तो उस रात की घटना का वो हिस्सा है जो हमारे साइंस और लॉजिक को सबसे बड़ी चुनौती देता है। बिल्कुल। डैनी को वहां पता चलता है कि रात को जिस रास्ते से उनकी पूरी फिल्म यूनिट को नाइट शूटिंग के लिए निकलना था, ध्यान दीजिएगा, रात के वक्त ही निकलना था। हाँ। वहां एक बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ था। हाँ। और ये कोई आम लैंडस्लाइड नहीं था जहां थोड़े बहुत पत्थर गिर जाते हैं रास्ते पर। तो फिर कैसा था? पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर नीचे खाई में समा चुका था। उस रास्ते का नामो निशान मिट गया था वहां से। बाप रे, पूरा पहाड़? हाँ। अब अगर हम इसके हर तार को जोड़कर देखें ना, तो तस्वीर बहुत साफ और सच कहूं तो बहुत खौफनाक हो जाती है ना? सोचिए जरा, अगर वो साया उस रात वहां कमरा नंबर 4 में ना आता, अगर वो डैनी को वो खामोशी का इशारा करके उस गहरी नींद में ना सुलाता, तो डैनी डरकर बाहर जाते और यूनिट जाग जाती। बिल्कुल। और यूनिट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार रात में ही उस रास्ते से निकल जाती। और नतीजा क्या होता? वो पूरी यूनिट, जिसमें डैनी भी शामिल थे, उस पहाड़ के साथ उस अंधेरी खाई में हमेशा के लिए दफन हो गई होती। ओह माय गॉड। बॉलीवुड के इतिहास में डैनी डेंजोंगपा का वजूद उसी रात 1974 में ही खत्म हो चुका होता। आज हम उन्हें जानते तक नहीं। ये तो ये घटना बटरफ्लाई इफेक्ट के सिद्धांत का एक बहुत ही परफेक्ट और डरावना एग्जाम्पल है। बटरफ्लाई इफेक्ट, थोड़ा समझाएंगे इस बारे में? हाँ, मतलब समय की एक बहुत छोटी सी घटना, जैसे एक कमरे की खिड़की का टूटना, फर्श पर कुछ निशान बनना और एक साये का आना, इस छोटी सी चीज ने एक व्यक्ति को गहरी नींद में डाल दिया। और इस एक छोटी सी चीज ने भविष्य की एक इतनी बड़ी त्रासदी को, एक इतने बड़े हादसे को टाल दिया। सही बात है। हम आमतौर पर जब नियति या डेस्टिनी की बात करते हैं ना, तो उसको बस एक फिलॉसफी मान के छोड़ देते हैं, जो होना है वो होगा टाइप। लेकिन रिपोर्ट इस बात पर बहुत फोकस करती है कि यहाँ नियति ने एक फिजिकल फॉर्म लिया, एक आकार लिया, एक इंटरफेरेंस किया। एग्जैक्टली, एक हस्तक्षेप किया। अगर वो हस्तक्षेप ना होता तो इतिहास कुछ और ही होता। और शायद यही कारण है कि ये घटना सिर्फ एक हवाई कहानी बनकर नहीं रह गई। क्योंकि देखिए, जब चमत्कार होते हैं या जब कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटती है, तो आमतौर पर वहाँ कोई सबूत नहीं छूटता। हाँ, लोग कह देते हैं कि तुम्हारा वहम होगा, तुम्हें नींद आई होगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जब सुबह इस लैंडस्लाइड और रात की उस कांच टूटने वाली घटना के बाद लोकल पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने इस पूरी रिपोर्ट को एक नया ही मोड़ दे दिया। वो रजिस्टर वाला इंसिडेंट। हाँ, लोकल पुलिस ने जब उस सर्किट हाउस का गेस्ट रजिस्टर चेक किया, तो उन्होंने देखा कि डैनी के कमरे यानी कमरा नंबर 4 के आगे, उसके नाम के आगे एक अजीब सा निशान बना हुआ था। एक सिंबल, एक प्रतीक। हाँ, एक ऐसा निशान जो वहाँ पहले था ही नहीं। पुलिस ने सर्किट हाउस के एक कर्मचारी से पूछताछ की, सबको बुलाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। किसी भी स्टाफ मेंबर ने वो निशान नहीं बनाया था। ये तो सच में अजीब है। तो सवाल ये था कि वो इंक वाला निशान रजिस्टर में प्रकट कैसे हुआ? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव देखते हैं। दो दुनियाएं कैसे? देखिए, एक तरफ हमारी मॉडर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जिसका पूरा ढांचा, जिसका पूरा सिस्टम सबूतों, फिंगरप्रिंट्स और गवाहों पर टिका होता है। हाँ, लॉजिक पर। और दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्यमय निशान है जिसका कोई लॉजिकल सोर्स है ही नहीं। पुलिस की जो प्रोसीजर होती है वो ऐसे अनजान निशानों को प्रोसेस करने के लिए तो बनी ही नहीं है, वो तो गवाह ढूंढते हैं। सही कहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर पर सदियों पुरानी किसी एंशिएंट भाषा का कोई कोड रन कर दिया गया हो। हाँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने, है ना? दोनों के सिस्टम एकदम अलग हैं,
उन्हें एक दूसरे से बात करना नहीं आता, लेकिन लास्ट में स्क्रीन पर रिजल्ट एक ही आ रहा है। और ये बात तब पूरी तरह साबित हो गई जब पुलिस और प्रशासन ने हार मानकर उस इलाके के पुराने मठों के लामाओं को वो निशान दिखाया। ओ, और लामाओं की प्रतिक्रिया? उनका जो रिएक्शन था वो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे अहम कल्चरल और स्पिरिचुअल पहलू है। बिल्कुल। रिपोर्ट डिटेल में बताती है कि वो निशान दिखते ही उन अनुभवी लामाओं के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ गए थे। डर गए थे वो। डर भी था और एक रेवरेंस भी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और श्रद्धा का मिला-जुला भाव था। उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा, इसे येशे कहते हैं। येशे? हाँ, लामाओं के अनुसार येशे पहाड़ों का वो प्राचीन रक्षक है जो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देता है जिसकी मौत का वक्त बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो, लेकिन जिसकी किस्मत में अभी मरना ना लिखा हो। वाह! ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी के भी दिमाग को झकझोर दे। मौत सामने है पर आपका वक्त नहीं आया, इसलिए येशे आकर रोक लेता है। लामाओं का ये खुलासा बहुत बहुत गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान के पास हर चीज का जवाब है। हाँ, हम हर चीज को लैब में टेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब तर्क और विज्ञान के टूल्स काम करना बंद कर देते हैं, जब पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, तब हमारी लोक कथाएं या जो फोकलोर होता है वो इन अजीब घटनाओं को एक मतलब देते हैं। सही बात है। ये जो येशे का कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में नियति और जीवन मृत्यु के बीच के उस बेहद बारीक धागे को दर्शाता है। लामाओं की मान्यताओं के अनुसार इस नेचर के, इस प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं। एक बैलेंस है यूनिवर्स का। जब अचानक होने वाली कोई दुर्घटना, जैसे वो लैंडस्लाइड, किसी ऐसे व्यक्ति को मिटाने की कोशिश करती है जिसकी कहानी अभी इस यूनिवर्स की नज़र में पूरी नहीं हुई है, तब उसे बचाने के लिए वो अननोन ताकतें हस्तक्षेप करती हैं। और येशे उसी हस्तक्षेप का, उसी इंटरवेंशन का प्रतीक है। ये सोचना ही कितना अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि सदियों पुरानी किंवदंतियां, पुरानी कहानियां और एक सरकारी सर्किट हाउस के रजिस्टर का रिकॉर्ड दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो येशे का निशान कोई बस बोलने वाली बात तो थी नहीं, वो तो रजिस्टर में स्याही से बना हुआ एक पुख्ता सबूत था जिसने लामाओं की उन बातों को एक पल में फिजिकल रियलिटी बना दिया जिन्हें लोग शायद सिर्फ कहानियां समझते थे। और पता है, यही वो पॉइंट है जहां मनोज वासुदेव की रिपोर्ट एक आम इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके सारे टुकड़े हमारे सामने टेबल पे बिखरे पड़े हैं। खिड़की का कांच, पंजों के निशान, हाँ, रजिस्टर का प्रतीक, और फिर उस पहाड़ का पूरा गिर जाना। लेकिन जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो तस्वीर विज्ञान के फ्रेम में फिट नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें अपने लॉजिकल चश्मे को थोड़ी देर के लिए उतारना पड़ता है और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। आज इतने सालों बाद भी इस घटना से जुड़े वो अनसुलझे सवाल वैसे ही बरकरार हैं। क्या वो वाकई कोई एंजल था? क्या वो 7 फीट का पंखों वाला साया सच में मौजूद था जो हिमालय के उन पहाड़ों की रक्षा करता है? ये हो सकता है वो डैनी के ही सबकॉन्शियस माइंड का, उनके अवचेतन मन का कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन हो जो उन्हें उस खतरे से बचाने के लिए एक शील्ड बनकर पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर से वही बात घूम फिर कर सामने आती है। दिमाग का वहम किसी ऑफिशियल रजिस्टर में शाही का निशान तो नहीं छोड़ता ना? नहीं छोड़ता। दिमाग का वहम आवाज करके खिड़की के कांच तो नहीं तोड़ता। और वो जो भयानक हादसा टल गया जिसमें उस रात पूरी यूनिट की जान जा सकती थी, वो तो कोई वहम नहीं था। वो एक बहुत ही ठोस और बहुत ही खौफनाक हकीकत थी। हकीकत जो हमेशा किसी भी कल्पना से ज्यादा स्ट्रांग होती है। सही कहा। अब देखिए, डैनी डेनजोंगपा ने आज तक इस पूरी घटना पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कभी भी मीडिया में या पब्लिकली इसके बारे में कोई बात नहीं की है। शायद वो उस इंसिडेंट से मूव ऑन करना चाहते हो, या शायद उस रात के खौफ और उस रात के चमत्कार ने उन्हें कुछ ऐसा दिखा दिया जिसे शब्दों में बंधा ही नहीं जा सकता। लेकिन दार्जिलिंग और सिक्किम की उन सर्द वादियों में आज भी वहां के लोग उस रात को भूले नहीं हैं। वो आज भी इसे याद करते हैं। हाँ, वहां के लोकल लोग आज भी उस रात को द नाइट ऑफ द विंगेड गार्ड, यानी पंखों वाले रक्षक की रात के नाम से याद करते हैं। वाओ! आज के इस दौर में जहां हर एक जानकारी बस एक क्लिक दूर है और हम हर चीज का वीडियो प्रूफ या सबूत
किसी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ चीज़ों को केवल महसूस किया जा सकता है, उन्हें किसी लैबोरेटरी में ले जाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोर्स में वासुदेव ने खुद एंड में कहा है कि हकीकत कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। ये एकदम सच है। हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को जितना समझने का दावा करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा रहस्य उन अंधेरे कोनों में छिपे हैं जहां हमारे साइंस की रोशनी अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है। सही कहा। और इसी पूरी चर्चा से एक अजीब सा विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सुनने वालों के दिमाग में भी लंबे समय तक गूंजता रहे। क्या विचार? देखिए, अगर लामाओं की बात सच है और अगर यशे वाकई सिर्फ तब आता है जब मौत करीब हो लेकिन नियति को कुछ और मंजूर हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब भी किसी आम इंसान की जान किसी अजीब इत्तेफाक से बचती है? इत्तेफाक से मतलब? मान लीजिए किसी दिन सुबह आपका अलार्म नहीं बजता, या कोई बेवजह किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, या स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कि ट्रेन बस अभी छूट गई और फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि आगे चलकर उस ट्रेन का कोई बड़ा हादसा हो गया था। ओह, तो क्या उस वक्त भी कोई अनदेखा पंखों वाला रक्षक उस इंसान के कमरे के किसी अंधेरे कोने में खड़ा होकर खामोशी से ये सुनिश्चित कर रहा होता है कि किस्मत का लिखा पूरा हो? बाप रे, ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए मेरे। है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन इस पे विचार करना अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग और रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर तो हर किसी को एक बार सोचना जरूर चाहिए। सही कहा। तो इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, इन सवालों को आपके दिमाग में छोड़ते हुए।